पुराना टैक्स कानून था वो 1961 का था। वही एक नया उसको जामा पहनाया जा रहा है, एक नया उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं जो कि सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो सिस्टम है, टैक्स के रेट्स वही हैं, उसकी जो शक्लो सूरत है वो बदली गई है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 1 अप्रैल से देश में जो नया टैक्स कानून है वो लागू होने जा रहा है। ऐसे में तमाम लोगों के मन में संशय है कि इस नए टैक्स कानून में क्या नए प्रावधान हैं। क्या ये एक वही पुरानी किताब है, सिर्फ उसका कवर बदला जा रहा है, या उसके अंदर के जो कॉन्टेक्स्ट हैं या जो टेक्स्ट है उसको ही बदला गया है। जानेंगे इस पूरे मसले को, पूरी इसकी निटिगिटीज को। देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और मार्केट को एनालिसिस भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। डॉक्टर शरद कोहली सर। शरद सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जितेंद्र, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से देश में नया टैक्स का जो नया कानून है सर वो लागू होने जा रहा है। 1961 का जो पुराना जी। कानून था उसको सरकार ने बदल दिया है। अब 1 तारीख से नया जो रिजीम है या टैक्स का नया पूरे लॉज हैं वो बदलने जा रहे हैं। सर, मैं बेहद सरल शब्दों में, कम शब्दों में समझना चाहूंगा आपसे। हमारे दर्शकों को बताइए कि नया टैक्स कानून क्या है और क्यों लेकर आया गया है। देखिए, जो पुराना टैक्स कानून था वो 1961 का था। उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहते थे। जी। तो 60 साल बाद तो कोई व्यक्ति भी नौकरी करता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। पर बिल्कुल इसको बिल्कुल सर। 65 साल हो गए थे। जी। और ये नहीं था सवाल, इससे भी पुराने पुराने लॉज आज भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। हालांकि सरकार ने बहुत सारे बदल भी दिए हैं और आज चलते भी हैं। जी। पर जरूरत थी उसको रिवैम्प करने की। अंग्रेजी में शब्द होता है हम्म। रिवैम्प, क्योंकि रिवैम्प। इसमें बहुत सारी आउटडेटेड चीजें थी। हम्म। और कुछ इसको जब एक आम टैक्स पेयर पढ़ता था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सरकार की मुहिम रही कि टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई किया जाए। हम्म। 9 करोड़ के करीब, 8 से 9 करोड़ हमारे देश में टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं, हम्म। जिसमें से जो लोग असल में टैक्स देते हैं जितेंद्र, वो मात्र 2.5-3 करोड़ हैं। 2.5-3 बाकी लोग करोड़ ही निल हैं, रिटर्न बिल्कुल। फाइल करते हैं। अब बहुत ही स्क्यूड ये परसेंटेज है, क्योंकि 140-45 करोड़ की आबादी में इतने कम लोग टैक्स देने वाले। ये तो उसका एक कारण ये भी था कि टैक्स लॉस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था। हम्म। इसको आम आदमी जब पढ़ता था तो उसके समझ के बाहर होता था। उसकी जो भाषा शैली है, जो उसके हम्म। प्रोविजन है, सब सेक्शन, ये वो बहुत कम। तो लोग थोड़ा सा टैक्स से डरते थे, दूर भागते थे, टैक्स की कार्रवाई से दूर भागते थे। तो भारत में टैक्स इवेजन भी इस वजह से होता था। बहुत कठिन है 140-45 करोड़ लोगों के पास पहुंच पाना कि कौन टैक्स में दायरे में आता है, कौन नहीं आता। हालांकि सरकार ने कई इस पे कदम उठाए हैं जब से ये डिजिटल प्रणाली आई। जी। तो अब टैक्स इवेजन उतना सरल नहीं रह गया है। और अंततः टैक्स पेयर को जो देना होता था तो किसी एक्सपर्ट के पास, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के, टैक्स एडवोकेट के पास जाना होता था। अभी भी होता है, वो पड़ेगा भी, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। पर उसको कोशिश की बिल्कुल। गई है कि सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है विश्व भर में कि जब जब आप टैक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको आसान बनाते हैं, कम करते हैं, तो शुरू में भले ही टैक्स कलेक्शन कम हो, टैक्स पेयर्स कम हो, पर अंततः वो बढ़ जाता है। ऐसा विश्व भर में देखा गया है। तो इस उद्देश्य से बनाया गया। 800 से ऊपर, वैसे तो 298 सेक्शंस थे पुराने वाले एक्ट में, जी। पर आप सब सेक्शंस मिला लें, सेक्शन सब सेक्शन के प्रोविजंस मिला लें, तो 800 से ऊपर उसमें कुल मिला के प्रावधान थे। ओके। अब इस नए टैक्स लॉ में ये 500-600 के बीच में है। तो ओके। एक तो इसको कम किया गया, इसको छोटा किया गया है, इसका जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो घटाए गए हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस घटाए गए हैं। और बेसिकली इसमें कोशिश की गई है कि इसको सिंपल रखा जाए। इसकी जो भाषा शैली है, रूल्स चेंज किए गए हैं, फॉर्म्स चेंज किए गए हैं, कुछ एनेक्सेस बनाए गए हैं। तो भाषा शैली को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है कि यह पढ़ने में आसान हो, इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। एक और दिक्कत थी पुराने वाले एक्ट में, वो ये कि उसमें बहुत सारे आउटडेटेड प्रोविजंस भी थे। जब मैं ओके। आउटडेटेड कहता हूं तो मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में, उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूं, उसमें जैसे एक एजुकेशन अलाउंस मिलता था नौकरी पेशा लोगों को, तो वो 100 रुपए प्रति चाइल्ड प्रति साल मिलता था। तो 100 रुपए में आप कौन से जमाने की बात कर रहे सही हैं कि बात है। 100 रुपए कौन से स्कूल की आजकल फीस होती है जो आप अपनी सैलरी में से घटा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे पुराने प्रोविजंस थे। गाड़ी का परक्विजिट अलाउंस था, वो परक्विजिट था, वो 1800 रुपए प्रति कार सीसी के हिसाब से मिलता था। जी। अब बहुत महंगाई हो गई, बहुत पुराने बनाया गया था, तो इस टाइप की चीजें भी साथ में सुधार हो गया कि उसको, उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे। कुछ एक और प्रोविजंस जो इस नए एक्ट में लाए गए हैं। जी। पर इसमें मूल मुद्दा समझने वाला यह है कि जो इनकम टैक्स एक्ट पहले था और ये था, जो मैंने आपको बात बताई,
जी जी। वही एक नया उसको जामा पहनाया जा रहा है, एक नया उसको कपड़े हम्म पहनाए जा रहे हैं, जो कि सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम्म। पर बेसिकली जो टैक्सेशन सिस्टम है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अब टैक्स क्या कोई नए तरीके से लगेगा। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था। क्या बेसिकली मैं इसी पे आने वाला था सर, क्योंकि लोगों के मन में संशय रहता है कि जो हम टैक्स भरते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, या उनमें कुछ और नई कठिनाइयां हमको देखने में मिलेगी। क्योंकि जो कॉमन मैन है सर, वो ये इतने टैक्स के अंदर नहीं आता, उस पूरे कानून के अंदर नहीं आएगा। उसको सिर्फ अपना मतलब होता है कि भाई हमें क्या फायदा हो रहा है। सर, इस कानून से जी, जो अब नए टैक्स पेयर हैं जुड़ेंगे, या जो पुराने टैक्स पेयर हैं जो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उनको क्या बेनिफिट होने जा रहा है? नुकसान है या फायदा है सर? देखिए जो पुराना टैक्स सिस्टम है बेसिकली उसमें उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो ओके। टैक्स का स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, टैक्स के रेट्स वही हैं। जो बजट में बदलाव करे गए 1 फरवरी को जो बजट आया, वो बदलाव तो चाहे पुराना हो या नया हो, वो बदलाव अप्लाई करते हैं। पर ये टैक्स का जो बेसिकली लॉ का राइटअप है, जो बेसिकली जो जो एक्ट, जो किताब आप समझ लीजिए, उसको जैसे मर्जी आप समझ लीजिए, उसमें उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी गई। तो दो चीजें होती है, एक उसकी शक्लो सूरत होती है, हम्म, एक उसकी फितरत होती है कि इस टैक्स जी। का नेचर, तो नेचर में कोई चेंज नहीं है। ओके। उसकी जो शक्लो सूरत है वो बदली गई है, वो बदली गई क्योंकि है। बहुत पुराना हो गया था, आउटडेटेड हो हम्म गया था बहुत ज्यादा। उसमें इतने बदलाव होते रहते हैं टैक्स में कि वो सब सेक्शन सेक्शन हम्म प्रोवाइजो ये वो करते करते वो इतना लंबा हो गया था, हम्म। और पढ़ने में इतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट हो गया था कि उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी। तो ये 2025 कहलाता है इनकम टैक्स एक्ट। तो पहला वाला कहलाता था इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये सिक्सटी इसमें वन बदलाव करे गए हैं। हम्म। और एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि उसमें आपको याद होगा, प्रीवियस ईयर यस। असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर। ऐसे होता था कि उसमें प्रीवियस ईयर उलझे बोला रहते थे सर जाता कहीं था ना जिस कहीं। साल की आप बात कर रहे हैं। हम्म, असेसमेंट ईयर बोला जाता था जो अगला साल होता था, जिस साल में असेसमेंट होती थी। उसको हटा के अब खाली एक टैक्स ईयर कर दिया टैक्स गया है। शेयर कर दिया तो गया कोशिश है। करी गई है कि इसको इसको आम आदमी अगर खुद भी टैक्स को समझना चाहता है बिना किसी एक्सपर्ट के पास जाए, तो वो खुद कोशिश कर सकता है उसको समझने की। अब उसको जरूरी नहीं है कि किसी सीए के पास, किसी किसी एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा भी उसमें अपने आप को अप्लाई करता है, तो वो तो सेक्शंस नए बन गए हैं। उदाहरण बिल्कुल। देता हूं मैं आपको, एक सेक्शन बड़ा मशहूर नौकरी पेशा वालों के लिए सेक्शन हुआ करता था ओल्ड जी। रिजीम में। ओल्ड बाय द वे, जिम। ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम भी एक जैसी है। वो इसमें भी अप्लाई करती है, उसमें भी करती है। जैसे एटीसी होता था, बड़ा मशहूर सेक्शन होता बिल्कुल था। बिल्कुल सर। उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस प्रीमियम, एनएससीज, हम्म, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ, पीएफ, ये सब चीजें आपको मिला करती थी। अब उस सेक्शन वो 80 फैमिली पूरी चैप्टर 6 ए के अंतर्गत वो पूरी सेक्शन 80D, 80E, 80DDB, बहुत सारे 80TTA, 80TTB, ये सारे सेक्शन, सबसे मशहूर 80C है इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पे बिल्कुल दिया। तो अब बिल्कुल। 80C का नंबर अब अगले न्यू एक्ट में 123 हुआ करेगा, सेक्शन ओके। 123। तो जो लोगों के मुंह पर चढ़े हुए थे सेक्शन, टैक्स पेयर्स के मुंह पर चढ़े हम्म। हुए थे, टैक्स प्रैक्टिशनर्स के मुंह पे चढ़े हुए थे सेक्शन, बहुत मशहूर जो सेक्शन थे। तो उन बिल्कुल। लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए। जैसे भारतीय न्याय संहिता में आपको याद होगा, हुआ था जब इंडियन पेनल कोड हम्म। को हटा के भारतीय न्याय संहिता कुछ समय पहले लाया गया था। जी तो जी। कुछ कई बार क्या होता है, कुछ सेक्शंस ही अपने आप में आइकॉनिक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सेक्शन 420 हुआ करता था आईपीसी में, बिल्कुल पिक्चरें बिल्कुल। बनने लगी थी, चाची 420, श्री यस। 420। तो वो बिल्कुल। सेक्शन इतना मशहूर हो जाता है, तो थोड़ा सा वो दिक्कत आती है लोगों को कि आप हम्म इतने समय से एक सेक्शन के नाम से एक प्रोविजन को जानते हैं, तो हम्म। सेक्शन कई दफे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मुंह पे चढ़ जाता है। वो बिल्कुल। एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है समय लगेगा समय लगेगा। टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी और टैक्स पेयर्स हम्म। को भी उसमें एडजस्ट करने में। बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। अच्छी आदत हो बात यह है जाएगी। कि एक नया नया नवेला इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है जो कि हम्म। आसान है चलो सर, चूंकि समझने हमने में। देखा है कि सरकार ने पहले जब जीएसटी लेकर आई थी, उसको लेकर भी बहुत हाइताव मचाई थी कि जीएसटी आ जाएगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत तरह की निटिगिटी उसमें है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों ने उसको अडेप्ट किया। और अब कहीं ना कहीं लोग उसको कहते हैं कि हाँ, ये जो जीएसटी लेकर आए ठीक आया था। क्या इसमें भी हम ये मान के चल सकते हैं कि जो लोगों के मन में संशय है कि अभी भाई नया टैक्स कानून आ रहा है, इसमें बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आम जनता के हित में नहीं होंगी, कहीं ना कहीं लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक पुरानी किताब के कॉन्टेक्स्ट को बदलकर नई उसको रूप दिया गया है, एक नया दूल्हा बनाया गया है, उसके कपड़े नए बनाए गए हैं, और शादी अच्छे तरीके से अब भारत में की जा रही है उसकी। देखिए मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम्म उसको थोड़ा सा स्वीकार करने में हम्म, रेजिस्टेंस होती है। जो बहुत बिल्कुल। साल से जितना पुराना आप रूटीन चल रहे हो, जब आप उसको बदलते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, उसको नेचर है। आसानी से स्वीकार नहीं करता। पर हमारे अंदर एक मन है,
उस मन में एक अच्छी बात ये होती है कि उसको जहां लगाओ वो वहीं का हो जाता है, कुछ समय तक अपने आप को रोक टोक ऊ आ करता है, फिर वो वहीं का हो जाता है। तो वही का आपने हो जो जाता जीएसटी है। का एग्जाम्पल दिया, तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय तक आप मुझे क्योंकि मैं एक वकील, हमारी लॉ फर्म भी है, मैं वकील भी हूँ, सीए भी हूँ और अर्थशास्त्री भी हूँ। तो अब हमारी लॉ फर्म में जब भारतीय न्याय संहिता आया, मुझे लग रहा है जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 420 का बताया, जी मर्डर का सेक्शन 302 था, रेप का 376 था। तो जो बहुत अच्छे ऐसे सेक्शंस होते हैं उसको बिल्कुल। भारतीय न्याय संहिता में इनके नए नंबर आ गए। तो हमारी हम्म। लॉ टीम, हमें याद है, हम 2 हफ्ते तक तो वो लोग उसको लागू होने से पहले अपने आप को सेक्शंस याद करते रहे, क्योंकि जब बिल्कुल आप झगड़ा समझाने में करते लग हैं गए कोर्ट होंगे। में और जब आप उसको उसको पिटिशन तैयार करते हैं, कोई रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कोई प्लेंट तैयार करते हैं, तो आपको सेक्शंस वो जो जबान पे चढ़े होते हैं देखना नहीं पड़ता। पर आई थिंक मन में, जैसा कि मैंने कहा, सब बुरी बातें इस मन में, इस मन को सब अजीबोगरीब चीजें पसंद होती है, पर अच्छी बात यह है कि इसको हम्म। जहां लगाइए ये वहीं का हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है जैसे ही मन लोगों का इस नए एक्ट में लगेगा और जब नया हम्म। एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, तो वो इसमें एक चीज और समझने वाली है जितेंद्र, के जी जो पुराने केसेस चल रहे होंगे, क्योंकि आयकर में लिटिगेशन भी चलती है, बिल्कुल तो जो चलती है सर, पुराने हाँ। केसेस चल रहे होंगे वो हम्म। उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत चलेंगे जिस प्रावधान के ओके। अंतर्गत वो केस फाइल किया गया था। ऑल मान राइट। लीजिए कैपिटल गेन का मैटर है तो सेक्शन हम्म। 54 है, सेक्शन 54F है, 54EC है, 54B है। जो कैपिटल गेन का सेक्शन था, सेक्शन 45 है जिसके अंतर्गत कैपिटल गेन लगता है। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, वो सेक्शन 10 के अंदर है, उसमें आपका कोई केस चल रहा है एपिलेट में, सीआईटी अपील्स के बाद, एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पुराने केसेस उन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ही लड़े जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं केस, जब वो घटना घटी थी हम्म। या जब वो केस क्योंकि आपने पुराने फाइल किया तो पुराने उसके पुराने अंतर्गत फाइल कानून के किया। आधार पर ही वो केस आगे आगे लड़े जाएंगे सर, ये कह सकते हैं। परंतु अब जो 1 अप्रैल के बाद जो केसेस फाइल होंगे तो हो हम्म। सकता है कि कॉन्टेक्स्ट वही हो, यानी कि ओके। सब्जेक्ट मैटर, मान लीजिए किसी का एटीसी में डिस्प्यूट है तो एटीसी के अंतर्गत चलेगा, पर अब उसको नया फाइल करेगा तो उसी को सेक्शन 123 बोल के फाइल करेगा। तो ये और तो थोड़ा सा जो कोर्ट्स हैं, अब सीआईटी अपील्स है, एपिलेट ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, मुझे जी। लगता है उन उन जजेस को, उन एपिलेट अथॉरिटीज को भी अपने आप हम्म। को एडजस्ट करना पड़ेगा कि यही वही हम्म। मसला किसी और सेक्शन में है, वही मसला किसी और सेक्शन बिल्कुल में है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो 1 अप्रैल से पहले का है, ये 1 अप्रैल से ये बाद पहले का है। बात का है। चलो सर, चूंकि आप सर टैक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मार्केट को भी समझते हैं, जो जो सैलरीड क्लास लोग होते हैं, जैसे कि मैं एक सैलरी क्लास पर्सन हूँ सर, क्या मेरी सैलरी पर आने वाले टाइम में जो इन हैंड मेरे पर सैलरी आएगी 1 अप्रैल के बाद से, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? क्योंकि सर पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं ऑफिस में, हर कंपनी के अलग अलग तरीके के पर्क्स होते हैं, एचआरए मिलता है और एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं, तो क्या उन पर भी कोई असर पड़ेगा सर, या उनमें कुछ चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं? मिडिल क्लास के लोगों के लिए, जो सैलरी क्लास लोग होते हैं सर, उनके लिए थोड़ा सिंपल वे में अगर समझा सके थोड़ी, बिल्कुल। जी हाँ, देखिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं उसमें इस नए टैक्स एक्ट में, हालांकि ये बदलाव, मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा, ये बदलाव फाइनेंस बिल के थ्रू भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात हम्म। नहीं है कि आपको नए हम्म। एक्ट लाने की जरूरत है, हर साल ही बदलाव होते हैं टैक्स के लॉज में। तो पर कुछ बदलाव हम्म। जो 1 अप्रैल से इफेक्टिव होने जा रहे हैं, ये आप इसको नए एक्ट का हिस्सा समझ लीजिए या फाइनेंस बिल का हिस्सा समझ लीजिए, पर 1 अप्रैल से ये नौकरी पेशा कुछ, एक मैं बता देता हूँ आपको, जैसे एक जो कंपनी लोन दिया करती थी, हाँ तो जी। उस लोन में आपको कंसेशनल लोन का बेनिफिट मिलता था, तो कंसेशनल लोन का वो 20,000 तक का आपको परक्विजिट होता था। जी। उसको, उसकी लिमिट अब जो है वो 2 लाख कर दी गई है, यानी कि आपको कंपनी ओके। से अगर कम दरों पर लोन मिल रहा है तो हम्म। उसका एक परक्विजिट जुड़ता था कि मार्केट रेट से आपको कम पे मिल रहा है, वो अब 2 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ लोगों को ऑफिस में खाने पीने के लिए ना मील वाउचर्स मिलते हैं, उसको मील अलाउंस बोला जाता है, हम्म। खाने के वाउचर्स, कुछ बिल्कुल कंपनीज की बिल्कुल। मेस होती है, अपनी कैंटीन एमएनसीज में होती है। ये कल्चर ज्यादा है सर। हाँ, तो वो 200 रुपए, पहले 200 रुपए तक मील एग्जेम्प्ट हुआ करता था। तो अब बिल्कुल। क्योंकि जमाना बदल गया, महंगाई आ गई, तो उसको उसको समा करे, पहले 50 रुपए तक था, तो पचास हम्म। रुपए में तो कोई क्या खाना खा लेगा बिल्कुल। आजकल के रेट में, अनलेस कि आप पार्लियामेंट की कैंटीन में हैं तो अलग बात है। वहां भी पर सर महंगा हो गया वैसे अब तो तो। 50 रुपए में कुछ नहीं आता, तो उसको बढ़ा के 200 रुपए कर दिया गया, दो सौ क्षमा रुपये करें, कर मैं दिया पहले गया। भूल गया था। जी। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन था कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को साल में एक बार, दिवाली का मौका हो या कोई हम्म। धनतेरस का मौका हो, उसके जन्मदिन का मौका हो, तो बहुत सारी कंपनीज गिफ्ट देती हैं अपने एम्प्लॉयज को कि हम्म। लो, आपकी सैलरी के अलावा हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। हम्म। ये गिफ्ट अगर कैश गिफ्ट है जी। तो वो गिफ्ट जो है वो 5,000 रुपए तक का माफ था। आपको याद होगा, ओके। कैश गिफ्ट, कि बिल्कुल पांच हजार बिल्कुल। रुपए तक अगर साल में गिफ्ट देते थे तो उसपे बोनस कोई, जिसको अब कहते थे, महंगाई को बोनस, देखते हुए, इसको हम बोनस क्या देते थे सर?
नहीं, बोनस नहीं, बोनस कुछ और होता है। ये ओके। गिफ्ट होता है, गिफ्ट मतलब गिफ्ट। प्योरली गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट कुछ ठीक है। कंपनीज देती थी। हम्म। आपको पता होगा, एक सूरत में एक कंपनी है, हाँ वो सर। तो कार और कार मकान वगैरह तक सब गिफ्ट देती हैं। करती है। हाँ, बिल्कुल बोनस बिल्कुल। अलग चीज है। बोनस तो हम्म, आपको अच्छी परफॉर्मेंस पे, पर कंपनीज को जनरली सब एम्प्लॉय वो गिफ्ट जी जी। 5,000 रुपए तक का अभी तक माफ होता था। अब हम्म महंगाई को देखते हुए, ये देखते हुए कि भाई अब जमाना बदल गया, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, पुरानी बात हो गई, तो उसको 15,000 रुपए कर दिया गया। यानी कि अब आप कंपनी हम्म। से हर साल 15,000 तक का गिफ्ट लेंगे तो वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में या ओके। आपके फॉर्म 16 में नहीं जुड़ेगा। मैंने आपको अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बताया था कि सौ बिल्कुल, रुपए सौ प्रति रुपये चाइल्ड, मिलते थे। जी। दो दो बच्चों तक, वो भी 2 बच्चों तक मिलते थे। वो 2 बच्चों का तो अभी भी मेंटेन किया हुआ है। जी। पर इस 100 रुपए को बढ़ा के मुझे लगता है वित्त मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगा कि वाकई फीस बढ़ गई है, तो अब 3,000 रुपए वो हम्म। 100 रुपए की जगह जगह कर दिया गया है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को HRA मिलता था, हाउस रेंट अलाउंस, बिल्कुल जिसके लिए बिल्कुल रेंट बिल्कुल। रिसीट, रेंट रिसीट देते थे, तो उसमें जो मेट्रो सिटीज थी वहां पर जो सेक्शन 1013A हुआ करता था, हम्म। HRA जिसके अंतर्गत मिला करता था, तो उसमें जो मेट्रो सिटीज थी वहां एक 50% की कंडीशन थी कि आपको पचास हाँ जी। परसेंट ऑफ सैलरी तक माफ है। तो माफ है वो खाली बिल्कुल। दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु तक वो सीमित था। हम्म। उसमें अब कुछ और सिटीज भी ऐड कर दी शामिल गई कर है। दी गई हैं। ऐसे ही हम्म। मैंने आपको बताया था कि एक परक्विजिट कार का मिलता था, कि कार में बिल्कुल। आपको अठारह हम्म। सौ रुपए पर मंथ था। वो भी आउटडेट हो गया, लगा गाड़ियां महंगी हो गई, गाड़ी को महंगी हो मेंटेन गई करना हैं महंगा हो बिल्कुल। गया है, तो उसको 5,000 कर दिया गया है। तो इस प्रकार के चेंजेस हैं, कुछ छोटे छोटे और चेंजेस हो सकते हैं। पर मैं हम्म। आपको ये जो जरूरी बात ये बताना चाहता था कि ये चेंजेस तो फाइनेंस बिल के माध्यम से भी हर साल होते रहे हैं। होते रहे हैं। ये समय समय पर फाइनेंस बिल जब हम्म। बजट में आता है, तो अभी हाल में फाइनेंस बिल पिछले हफ्ते पास हुआ लोकसभा में, जी। तो फाइनेंस बिल के जरिए चेंजेस होते हैं। पर अब इस नए एक्ट के साथ साथ ये चेंज, एक और बड़ा बदलाव जो नए इनकम टैक्स में आने जा रहा हम्म है, कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को अब एक हम्म। नया, भारत में उसको करेंसी नहीं बोला जाता, तो मुझे लग रहा है कि उसको अब नाम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किया गया, और अब ये बाकायदा ओके। ट्रैक किए जाएंगे, इन पे सख्ती की गई है। अगर आप इसको चुपचाप अपने वॉलेट से अपनी करेंसी रखते हैं, तो अब आपके ऊपर नजर रखी जाएगी। जो बैंक, हम्म। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक्सचेंजेस जिनके थ्रू आप लेते हैं, उनको अब एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा कौन लोग हैं जो क्रिप्टो कौन करेंसी में लोग हैं। करते हैं। बिल्कुल। इनको इनको नए कैटेगरी VDA कहा गया है, जिसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहते हैं। तो इस हम्म प्रकार के चेंजेस कुल मिला के देखिए, चेंजेस जो है वो जैसा मैंने कहा कि स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसकी शक्लो हम्म। सूरत में शक्ल चेंजेस हैं। सूरत बदली अब गई है आप उसकी। आयकर आयकर अधिकारी, आप आयकर इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ के देखेंगे, तो आपको हम्म। वो अब पहले से आसान दिखाई देगा 1 अप्रैल के बाद। सर, क्या आपको लगता है शरद सर कि ये जो नया टैक्स कानून हमारा आ रहा है, टैक्स लॉ आ रहा है, ये डिजिटल इकोनॉमी को बनाने के लिए कहीं सपोर्ट करेगा ज्यादा? क्योंकि जो पिछला कानून था वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे, लोग कहीं ना कहीं टैक्स चोरी कर लेते थे। क्या अब सर जिस तरीके से सरकार हर चीज पर कैपिंग कर रही है और टैक्सेशन सिस्टम को इतना दुरुस्त किया गया है कि बचना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी आप छुपा नहीं सकते हैं, क्या इस टैक्स लॉ के जरिए उस सब चीजों को सर कहीं ना कहीं सरकार एक बिल्कुल कैमरे की नजर से देखना चाहती है सर, कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो इस एक्ट के आने से पहले भी सरकार सख्त थी, और टैक्स एवेजन पे हम्म सरकार ने शिकंजा कसा हुआ था पहले से ही। हम्म ये टैक्स तो जैसा मैंने कहा, इसका उद्देश्य है कि लोगों को इससे डिजिटल डिजिटल पहले भी था, डिजिटल अब भी है। हम्म वो बदलाव एक अलग है। देखिए, आप बदलाव समझिए, वो दो तरीके के बदलाव, एक बदलाव तो टैक्स की जो पूरी पूरी की पूरी प्रणाली है, उसमें तो बदलाव बहुत टाइम से चल रहा है। हम्म उसको डिजिटलाइजेशन कहें, जो लोगों को अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गई है, बहुत सारी एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं हम्म टैक्स पेयर्स के बारे में। 26AS हो गया, AIS हो गया, आपको जो दिखाई देता है फाइल करते टाइम, वो तो पहले भी चल रहा था। नए हम्म। एक्ट का मतलब नए एक्ट का मतलब मैं फिर दोहरा देता हूं, नए एक्ट का मतलब कोई टैक्स की प्रणाली में, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं बदलाव है। नहीं है। जैसे पहले सख्ती थी, अभी भी सख्ती है, और वो सख्ती के नए नए नियम आते रहते हैं। ये जो बदलाव है, ये बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो रहे हैं, ये बदलाव उसकी शक्लो सूरत में है। जो एक्ट लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत टैक्स लगता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने जा रहा है। तो ये शक्लो सूरत में बदलाव है, और कुछ एक जो मैंने आपको चेंजेस बताए, कुछ एक वो चेंजेस साथ में है। पर प्रिंसिपली टैक्स का सिस्टम, जितनी बातें आपने कही, ये पहले भी थी। पहले भी थी।
सर चूंकि लोगों के मन में ना बड़ा ये सवाल रहता है कि जिस तरीके से अभी 12 लाख तक के रुपए कोई टैक्स नहीं लेती सरकार अब, जो सैलरी क्लास लोग हैं, मन में ये रहता है कि जो पुराना टैक्स रिजीम था उसमें हमको कई सारी छूटें मिल जाती है, चाहे 80 सी के अंदर हो, या बीमा की हो, या आपने लोन लिया है उसका टैक्सेशन पे राहत मिल जाती थी, उनको रिबेट मिल जाती थी। क्या वो सर जो निटिगिटीज है क्या सेम वही रहने वाली है पुराने टैक्स रिजीम की और नए रिजीम की इस लॉ में भी सर, जैसा कि आप बता रहे हैं? मैं थोड़ा और सिंपली वो तरीके भी से समझा। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम भी टैक्स के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। हम्म। तो वो भी वैसे का वैसा रहने वाला है। 87A का रिबेट 12 लाख तक का जो आप कह रहे हैं वो भी वहीं का वहीं रहेगा। 87A का नंबर बदल जाएगा। अगर हम्म। नंबर्स की बात करें तो वो तो बहुत लंबे सेक्शंस हैं उसमें। तो जी मुझे जी लग रहा है उसमें उसमें काफी वक्त लगेगा डिस्कस करने में। उसके लिए हम हम्म, अलग से कभी, अब अगर आप सेक्शन जानना चाहते हैं, हालांकि जी 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 टैक्स पेयर को सेक्शन से मतलब नहीं होता। टैक्स पेयर को, ये तो प्रैक्टिशनर्स के काम के होते हैं। बिल्कुल टैक्स पेयर बिल्कुल को मतलब बिल्कुल। होता है कि हम हमारे हमारी इनकम पर असर क्या हो रहा है, कितना असर क्या हमें पड़ टैक्स रहा है? देना पड़ रहा है, ये बिल्कुल। बात ज्यादा अहमियत रखती है। तो हम्म। मुझे लग रहा है वो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम वो अभी भी वैसी की वैसी है। आप ओल्ड रिजीम हम्म। भी है, न्यू रिजीम भी साथ में चल रही है, सेक्शंस के नंबर बदल गए हैं। और हम्म। बेसिकली जो आपके टैक्स प्लानिंग के जो मेथड है वो भी वैसे के वैसे ही है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। उसमें कोई बदलाव नहीं। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो कि आपको भी सर टाइम की शॉर्टेज है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या हम भविष्य में ये चीज़ दे सकते हैं कि जो नया टैक्स लॉ आ रहा है, बदलाव सरकार करती रहती है, क्या इसमें एक आम आदमी के लिए आने वाले समय में कुछ अच्छे प्रावधान हो भी सरकार ऐड कर सकती है कि जिससे जो टैक्सेशन सिस्टम है और सिंप्लीफाई हो, और जो व्यापारी वर्ग है उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिले सर? आप उसी सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब तो एक ही होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि टैक्स में जो रिफॉर्म्स है, मॉडिफिकेशन है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। दैट्स हम्म। अ कांस्टेंट प्रोसेस। वो हम्म। हमेशा ही टैक्स में सुधार चलते रहेंगे। जी। ये नए एक्ट की मंशा, एक नए इनकम टैक्स एक्ट रिटन फॉर्म में आया है, उसमें फॉर्म्स हैं, रूल्स अलग अलग आए हैं। पहले से हम्म। उसमें सुधार किया गया है, उसको पढ़ना आसान है, लैंग्वेज उसकी सिंपल है, छोटा है। लैंग्वेज। अगर पहले किताब इतनी मोटी होती थी तो अब इतनी अब मोटी उसको रह गई पतला है, कर ऐसे दिया आप है, समझिए। बिल्कुल। मैं आपको बाकी के जो टैक्स में जो सुधार है इस एक्ट के आने का ये मतलब नहीं है कि अब आगे कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। हम्म। जैसे जैसे परिस्थिति होगी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, टैक्स पेयर्स की आय, और जैसे जैसे कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है, तो टैक्स में अभी भी वैसे ही सुधार होते रहेंगे। इस हम्म। नए एक्ट में भी आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल। अगली बार जब हम्म। बजट आएगा 1 फरवरी 2027 को, जी। इस नए एक्ट में भी आपको बदलाव होते दिखाई देंगे। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है एक कहावत होती है इंग्लिश में, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ओनली कॉस्ट, बिल्कुल। बदलाव ही एक नियम है। इसमें हम्म। बदलाव तो स्वभाव है, तो बदलाव तो हमेशा होते रहेंगे। हम्म। ये एक बड़ा बदलाव ये है कि इसका जो शक्ल सूरत है वो बदली गई है। सर सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सरल शब्दों में थैंक यू। समझाने के लिए हमको कि किस तरीके से जो थैंक यू। नया टैक्स लॉ आ रहा है उसमें बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ उनके जो अंदर के कानून थे उनको कम करा गया है और कुछ चीजें नई ऐड करी गई है जो कि कहीं ना कहीं जनता के हित में रहेगी। सर सर बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।